बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th और प्री 9th के लिए चैप्टर नंबर 5 के ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने ध्यान से समझना है। ये दो लॉज हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 5 के। एक बॉयल लॉ है और एक चार्ल्स लॉ है। अब जो बॉयल्स लॉ है इसमें आप पढ़ चुके हैं कि रिलेशनशिप है। It states about the relationship between volume and pressure. अगर मैं इसमें वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन डिफ़ाइन करें बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये होता है वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इन्वर्स रिलेशन बनाने के लिए दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आप एक क्वांटिटी का रेसिप्रोकल जो है उसको आप लिखते हैं रेसिप्रोकल फॉर्म में। प्रेशर का मैंने रेसिप्रोकल 1/p लिखा है और इसके दरमियान ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल लगा देंगे। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब अगर मैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म बनाऊं तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी ये कांस्टेंट जो है इसकी जगह पे हम लगाएंगे k और साथ में 1/p आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू बनाना चाहें तो वो p जो इस साइड पे रेसिप्रोकल है, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, वो दूसरी साइड पे आके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब कि किसी भी कंडीशन में जब किसी भी गैस के लिए जो है वो आप प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट फाइंड करें किसी भी कंडीशन के ऊपर, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा डिफरेंट कंडीशंस के लिए। यानी हम उसको कह सकते हैं फॉर इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, दो कंडीशन के लिए मैं अगर उसका रिलेशन बनाऊं तो P1 V1 एक प्रोडक्ट होगा इनिशियल कंडीशंस के लिए और दूसरा प्रोडक्ट होगा P2 V2, ये होगा फाइनल कंडीशंस के लिए। अब दोनों चूँकि कांस्टेंट के इक्वल हैं इसलिए हम रिजल्टेंटली हम जो आंसर लिख सकते हैं इनका वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये वो रिलेशन है जो आपने न्यूमेरिकल में यूज़ करना है फॉर टू कंडीशंस के लिए, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक न्यूमेरिकल जो है वो मैं सॉल्व करके जो है वो बताता हूँ। उसमें सबसे पहले हमें उसकी स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। उसमें मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्टेटमेंट है आपके पास, अ गैस with volume (350 centimeter cube) has pressure 650 mm of Hg। इसको पढ़ते हैं मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg होता है मरकरी। इफ इट्स प्रेशर is reduced to 325 millimeter of Hg, then calculate what will be its new volume। अब इसके अकॉर्डिंग देखें अगर तो यहाँ पे हमने फाइंड जो करना है वो न्यू वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो प्रेशर 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है एक गैस का और उसका जो प्रेशर है वो 650 mm ऑफ Hg है। वो कहते हैं अगर इस प्रेशर को कम कर दिया जाए, अब अंडरस्टूड सी बात है, आपको पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो नया वॉल्यूम आएगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमेशा याद रखें कि जो क्वांटिटीज़ जिनके वैल्यूज़ गिवन होंगी उनके साथ यूनिट्स होंगे। जिन यूनिट्स में आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी उसी यूनिट में आपका आंसर भी आना चाहिए। यानी अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो जो वॉल्यूम पहले गिवन होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में है, इसलिए आंसर में आप जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब ही लगाएंगे। और अगर आपके पास प्रेशर गिवन है
प्रेशर जो है वो mm/Hg में गिवन है, और ये दूसरा प्रेशर और पहला प्रेशर दोनों क्या यूनिट सेम है, इसका मतलब ये यूनिट भी इसी यूनिट में रहेंगे, ये क्वांटिटीज़ भी जो वैल्यूज़ हैं ये इसी यूनिट में रहेंगी। इन केस कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसमें प्रेशर एक में वैल्यू में एक यूनिट होता है, तो दूसरी वैल्यू में उसने यूनिट चेंज कर दिया होता है, तो वो यूनिट्स को सेम करना होता है आपने। अगर दो आपको वैल्यूज़ गिवन हो तो आपको उसको उनकी वैल्यूज़ के साथ जो यूनिट्स होते हैं उनको सेम करना होता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो आपने जो लेना है वो डाटा लेना है कि जो आपको गिवन वैल्यूज़ हैं आपने जो है वो लिखना है डाटा में। अब उसमें देखिए वॉल्यूम जो है वो आपके पास ये इनिशियल वॉल्यूम है, इसको हम V1 का नाम देंगे 350 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि उसका जो प्रेशर होगा वो P1 होगा 650 mm/H। कहते हैं अगर इसके प्रेशर को रिड्यूस कर दें, अब ये सेकंड प्रेशर आ गया, हम इसको P2 का नाम देंगे 325 mm/H। कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम, यानी V1 था, इसका मतलब सेकंड प्रेशर पे हमें उसका वॉल्यूम नहीं पता, वो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। रिलेशन मैंने इनका आपको बता दिया कि दो कंडीशंस के लिए मैथमेटिकल रिलेशन होता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। क्लियर हो गया? तो यहाँ से अगर हम V2 फाइंड करना चाहते हैं तो इस V2 को इधर ही रहने दें, ये जो P2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे आके P1V1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। जो आया है इसमें V2 मैंने फाइंड करना है, इधर आप हेडिंग दे देंगे टू फाइंड, और जब आप ये रिलेशन लिखेंगे तो इसके ऊपर आप हेडिंग दे देंगे सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपको गिवन डाटा चाहिए, फिर आपने देखना है कि फाइंड क्या करना है, और फिर लास्ट में आपने उसका सॉल्यूशन लिखना है। अब इसमें आप वैल्यू सिंपल आप पुट करेंगे, ये आपके पास वैल्यू है P1V1, P1 मेरे पास है 650, V1 मेरे पास 350 और P2 मेरे पास 325। वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड करें तो आंसर आपका आ जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। इससे हमें पता चला कि पहले जो वॉल्यूम था वो 350 था, पहले वॉल्यूम 350 था, लेकिन अब वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया 700। इसका मतलब डबल इंक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम जो है वो डबल इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि प्रेशर जो है वो आपने रिड्यूस किया था। क्लियर हो गया? तो ये एक रिलेशन है, ये बॉयल्स लॉ से था। अब चार्ल्स लॉ पे हम बात कर लेते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आएगा, इसी तरीके से सॉल्व करना है जो बॉयल्स लॉ का मैंने आपको बताया। अब चार्ल्स लॉ में देखिए सबसे पहले इसका रिलेशन है, इसने हमें रिलेशन बताया था बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है, इसमें चार्ल्स लॉ ने हमें कहा था कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे हम अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो इसकी जगह पे आ जाएगा के इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये V इज इक्वल टू KT बन जाता है। अगर हम कांस्टेंट की का एक्सप्रेशन लें तो वो बन जाता है V/T। ये मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब अगर दो कंडीशंस के लिए मैं रिलेशन बनाऊं तो दो कंडीशंस के लिए इनिशियल कंडीशन में एक आपके पास आ जाएगा, रेशो आ जाएगी V1/T1, ये इनिशियल कंडीशंस के लिए ये K की इक्वल होगी, और सेकंड कंडीशन होगी V2/T2, ये कांस्टेंट के इक्वल है। सो दोनों चूँकि K के इक्वल हैं, आपका जो रिलेशन बनेगा मैथमेटिकल फॉर टू कंडीशंस V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये आपके पास जो है चार्ल्स लॉ का रिलेशन बन जाता है। अब इसमें आपने क्या करना है कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट वैसे ही जैसे बॉयल्स लॉ में मैंने बताया आपको कि आप जो है वो इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है
सबसे पहले आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे। उस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आप उसमें जो भी वैल्यूज़ गिवन है उनको आप सॉल्व करेंगे। एक बात ज़हन में रखें, टेम्परेचर जो होता है हमारा, इनके 2 यूनिट्स होते हैं। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस में भी मेजर होता है और केल्विन में भी मेजर होता है, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में। ये जो केल्विन है या डिग्री सेल्सियस है, इस आपको जो न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज़ गिवन होगी वो डिग्री सेल्सियस में होगी, आपने उनको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। यानी अगर आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर है, आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं केल्विन में, तो उसके लिए आप डिग्री सेल्सियस को में 273 को ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपने अगर इसको केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, अगर आपको वैल्यू गिवन है डिग्री सेल्सियस में, तो आप उसमें 273 ऐड करेंगे। इसलिए जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, चाहे वो बुक से हैं, एक्सरसाइज के हैं, चैप्टर 5 के, तो आपने उसमें जितने भी न्यूमेरिकल में टेम्परेचर की वैल्यू गिवन होगी वो डिग्री सेल्सियस में गिवन होगी, आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप 273 ऐड कर देंगे जो भी वैल्यू होगी। इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस occupies volume 160 centimeter cube at 30 degrees Celsius. If its temperature is raised to, ये सेकेंड रीडिंग आ गई टेम्परेचर की, इज रेज टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये सेकेंड टेम्परेचर आ गया हमारे पास। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। ये आपको पता ही है कि चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट में, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता चल जाएगा कि कौन सा लॉ इसमें अप्लाई होगा। स्टेटमेंट पढ़ के उसमें आपने रीडिंग्स देखनी है कि देखिए उसने वॉल्यूम और टेम्परेचर को जो है वो बताया हुआ, और इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू जो है वो टेम्परेचर की बता रहा है वो। तो इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर, चूँकि उसने 2 वैल्यूज़, किसी एक की 2 वैल्यूज़ हो तो वो न्यूमेरिकल, हर न्यूमेरिकल में बताएगा, चाहे वो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है, चाहे वो चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है। तो आपने अब चूँकि ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, तो अंडरस्टूड सी बात है चार्ल्स लॉ ये इसमें अप्लाई होगा। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे जो है वो इसके डाटा जो है वो हम लेंगे। डाटा में आपके पास पहले इसका इनिशियल वॉल्यूम है, वो V1 है 160 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो उस वॉल्यूम पे जो टेम्परेचर है T1 वो 30 डिग्री सेल्सियस है। आप इसको, मैंने बताया पहले कि जब भी न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू होगी टेम्परेचर की वो डिग्री सेल्सियस में है, आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाता है आपके पास 303 केल्विन। इसी तरह T2 आप लेंगे, क्योंकि वो आपको गिवन है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें आप 273 ऐड करेंगे और वो बन जाता है 373 केल्विन। अब आपने क्या करना है कि इसमें जो है वो V1 और T1 और T2 है, इसका मतलब है आपने सेकंड वॉल्यूम फाइंड करना है। यानी कि आप यहाँ पे आप हेडिंग देंगे टू फाइंड में आपने फाइंड करना है V2। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यानी इधर आप लिखेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और फार्मूला अप्लाई करेंगे चार्ल्स लॉ का, जो मैंने आपको मैथमेटिकल रिलेशन बताया, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमने फाइंड करना है V2 हमने फाइंड करना है, T2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दें, V1 है आपके पास 160, T2 आपके पास 373 और T1 है 303। मल्टीप्लाई करें ऊपर की वैल्यू को पहले, और आंसर जो आएगा उसको 303 से डिवाइड कर दें, तो V2 आपके पास आ जाता है 196.9 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हमें इनिशियल अगर देखें वॉल्यूम था 160, उसके लिहाज से वॉल्यूम 2 जो है वो मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमने टेम्परेचर भी क्या किया था, इंक्रीज़ किया था, इसलिए मेरा सेकंड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया। अब इसमें आपने जो आपके पास
जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पेज नंबर आपका जो चैप्टर नंबर 5 का जो पेज नंबर होगा ना एक्सरसाइज का, मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 94 और 95, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। वो न्यूमेरिकल आप इसी स्टेटमेंट के, यानी वो आपने शुरू करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, 1 2 छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 3 से अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा न्यूमेरिकल नंबर, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, वो आप ना कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इनकी प्रैक्टिस कर लें। आपको अगर इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेथड समझ आया है तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 से जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब आपने इसमें इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो आपका वो टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये वो टेम्परेचर होता है, इट इज़ अ टेम्परेचर, ये बेसिकली टेम्परेचर है जहाँ पे टेम्परेचर एट विच, जहाँ पे आके कोई भी सब्सटेंस जो है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है, यानी उसका अपना जो प्रेशर होता है, उसके अंदर के वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो प्रेशर होता है उसके इक्वल हो जाता है। तब हम कहते हैं टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूँ, वर्कशीट के अंदर आपको उन्होंने पूछा था कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट होने वाली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पूछा था वर्कशीट में। तकरीबन मोस्टली मेरे पास अब तक जो वर्कशीट आई हैं उसमें यही बच्चों ने किया है कि जो आपके पास मतलब हेडिंग दी है बॉइलिंग पॉइंट की, आप नीचे उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। डेफिनेशन नहीं लिखनी, उन्होंने कहा था कि नेचर ऑफ लिक्विड जो है, नेचर ऑफ लिक्विड ये कैसे अफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट को और कैसे अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, इन दोनों के लिए आपने उसका इफेक्ट बताना था। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड से मुराद ये है कि लिक्विड अगर हो सकता है, कुछ पोलर लिक्विड्स होते हैं, पोलर लिक्विड्स वो होते हैं जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और कुछ नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं। तो जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है उनका हाई होता है। यही अगर नॉन पोलर लिक्विड की बात करें तो उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आपको टेम्परेचर देने से मिलता है। जब आप टेम्परेचर देते हैं तो पोलर लिक्विड को बहुत देर लगती है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होता है। सेम यही वेपर प्रेशर की बात है। इसी तरह नॉन पोलर की बात करें, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, टेम्परेचर आप देंगे हाई टेम्परेचर की तक नहीं जाना पड़ेगा, लो टेम्परेचर पे ही जो वो लिक्विड जो हैं जल्द बॉयल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट उनका लो होता है। यही बात, सेम बात जो है वेपर प्रेशर के लिए, कि वेपर प्रेशर के ऊपर भी नेचर ऑफ लिक्विड इसी तरह सिमिलरली जो है वो इफेक्ट करती है। अब इसका आंसर जो है वर्कशीट जो आपकी थी वीक 4 की, उसमें मोस्टली जो मेरे पास आई हैं उसमें बच्चों ने आंसर गलत लिखा। काइंडली इस लेक्चर को सुने और उसमें अपने आंसर को करेक्ट करें, चाहे वो आपकी वर्कशीट पे गलत है लेकिन आप अपनी करेक्शन ज़रूर कर लें। तो उसमें मैं आपको ये बुक से बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक है जो आपने उसमें आंसर में लिखना था। पेज नंबर 86 के ऊपर है, 86 पे देखें, वेपर प्रेशर के ये फैक्टर्स हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, उसमें ये नेचर ऑफ लिक्विड है, ये बात आपने उसके अंदर लिखनी थी। उसमें एग्जांपल भी उन्होंने बताई हुई है कि वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर जो है वो मतलब ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखें, अल्कोहल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, वाटर की स्ट्रांग है, इसलिए वाटर का वेपर प्रेशर भी कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ये आंसर आपने लिखना था बॉइलिंग वेपर प्रेशर के ऊपर नेचर ऑफ लिक्विड कैसे इफेक्ट करता है, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपने ये वाला टॉपिक लिखना था, ये इसका आंसर था। क्लियर हो गया
कि polar liquid have higher boiling point than that of non-polar because polar liquid has strong intermolecular forces. क्लियर हो गया? ये जस्ट 2 लाइन्स आपने उसमें लिखनी थी। तो अब आप इसको करेक्ट कर लें, नोट कर लें। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में जो भी काम आएगा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।